हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका प्यारा खली सर। तो आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म किस पे, शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो भैया रीलोडिंग अपलोडिंग की बात आप समझ चुके हो। हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आगाज जितना शानदार हुआ था, उसका अंत भी उतना ही शानदार होगा। फेओल के बारे में हमने बात कर ली, टेलर भैया के बारे में बात कर ली। अब दोनों का कंपैरिजन जब तक नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। दोनों अलग अलग व्यक्ति अलग अलग फील्ड के अंदर, कोई साइंटिफिक में गया तो कोई जर्नल मैनेजमेंट में गया, दोनों को फादर के नाम से जाना गया। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है शानदार है। अब क्या जरूरत है एक आखिरी मुकाबले की, और आखिरी मुकाबला कब होगा, जब दोनों को क्या कर लेंगे, अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जी, इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको करना क्या है भैया। ये जो आपको YouTube पे लाइव तो मिल रहा है, पर इसके DPP जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, जो आप टॉपिक कंप्लीट करते हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका मजा चूक जाता है भाई। तैयारी तभी पूरी होगी जब हमने पढ़ाई भी कर ली और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हो। और क्वेश्चंस अगर हम नहीं कर पाए तो पढ़ाई अधूरी रह गई, रुक गई। मतलब हम कहां तक पहुंचे, हम सिर्फ 80% पहुंचे, और वो 20% जो हमें बहुत जरूरी है कि एग्जाम में हम 90% तक पहुंचे एक बार के लिए, और उसके बाद 100% जो हम वन शॉट सीरीज लेकर आएंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, DPP चाहिए। और वो DPP कहां मिलेगा आपको, ऐप पे मिलेगा। कौन से ऐप पे, हमारे ऐप पे, इजीली के ऐप पे मिलेगा। करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ जाना भैया, प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके आपको इजीली, दैट्स लर्न विथ स्माइल, ठीक है, ध्यान रख ले स्पेलिंग, EAZILY, इजीली लर्न विद स्माइल को आपको क्या करना, ओपन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप अगर न्यू यूजर हो तो क्रिएट न्यू अकाउंट करिए, यहाँ पे क्लिक कर देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, साथ ही साथ आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं, जब भी कर रहे हो तो आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए भैया। ऑब्वियसली जब भी एक ऐप होता है तो लोकेशन ऑन मांगता नहीं, मांगता है। अगर मान लीजिए लोकेशन वाला नहीं हो पाता तो उसके लिए भी क्या ऑप्शन होगा वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू अकाउंट करिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, OTP के लिए क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो भैया अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल कर देनी, नेम, ईमेल ID, जेंडर, मेल और फीमेल। ठीक है बेटा, कहाँ तो लोकेशन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ले लेगा, बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट नहीं ले पा रहा तो आप क्या कर दीजिए, लोकेशन टाइप कर दीजिए। जैसे मैं अपने घर का एड्रेस टाइप कर दूंगा या ऑफिस का एड्रेस, जहाँ भी आप वो ऐप टाइप हो जाना चाहिए। तो ये चीज आपकी जब असेसिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा भैया मोर देन 2000+ वीडियोस है, अमेजिंग वीडियोस। वेरीफाई विथ OTP ऑटोमेटिकली आपके लिए आ जाएगा। यहाँ पे OTP अपना ऐप एंटर हो जाएगा। OTP जब एंटर हो जाएगा तो क्या होगा भैया, देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन टाइप कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, फाइनल क्लिक करते हैं, वेरीफाई कर लीजिए एक बार। आप वेरीफाई होते हैं आप क्या हो जाओगे, इजीली के मेंबर बन जाओगे भैया, इजीली के साथ जुड़ जाओगे। अब फायदा क्या मिलेगा इसके आगे आके, यहाँ तक तो आपने क्या करा, यहाँ तक तो आप हमारे साथ जुड़ना चालू हुए। जैसे ही जुड़ोगे तो एक ऐसा सुनहरा मौका आपको मिलेगा। क्या सुनहरा मौका मिलेगा, सुनहरा मौका ऐसा मिलेगा भैया, जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जाम जैसे IIT, JEE, नीट, बैंक्स, SSC की तैयारी, क्लास 11, 12 के लिए अलग से CUET का जो एग्जाम है उसका आपको यहाँ पे थंबनेल्स देखने को मिल जाएंगे। मान ली 11, 12 में जाते हैं, CBSE में जाओगे तो आप सीधा ऐप में चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे बेटा, ऐप में। जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस है उनको आप चेक कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप उदय में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कॉमर्स ओपन हो जाएगा, सीकर पे क्लिक कर दो कॉमर्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, सेलेक्ट कर लेना इसको। प्रारंभ में हो मतलब साइंस हो तो इसमें कर लेंगे, तो इसको आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास कॉमर्स से सारे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपके पर सब्जेक्ट की प्राइसेस दे रखी है। पर क्योंकि हमने आपसे क्या वादा किया था, हमने आपसे वादा किया भाई क्लास 11, 12 जो भी आपको चूज करना है वो करने के बाद कि हम जो आए आपको पढ़ाने आए, पैसों की लालच से नहीं आए। तो यहाँ पे पैसा नहीं, ऐड टू कार्ट करना और
ये वाला कूपन कोड आप यूज कर लेना बच्चा, फ्री इजीली कूपन कोड यूज कर लेना, 100% कोर्स फ्री हो जाएगा। जो 8999 है वो 0 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियोस देखो यार, ठीक है, डिटेल में देखो, डीपीपीस को सॉल्व करो, उसके साथ मुलाकात करने का मौका मिलता रहेगा। तो ये आज ही कर लेना, तो हमारा जो सफर है जब चालू हुआ लंबे टाइम तक जुड़ता जाएगा, चलते जाएंगे, और कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इट इज टोटली फ्री। करना क्या है, बस ये कूपन कोड आपको यूज कर लेना है। चलिए जी, आगे अगर हम बात करते हो आज किस बारे में बात करेंगे, चैप्टर के हम अंत तक पहुंच चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब दोनों महारथी मिल चुके हैं, दोनों महारथी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो भैया थोड़ा सा इनका डिफरेंस तो बनता है, थोड़ा सा कंपैरिजन तो बनता है। पर उससे पहले हम बात करेंगे भैया, जो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की थी उसके एडवांटेजेस क्या है, उस बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो बात की थी टेलर भैया ने, जो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था, उसके एडवांटेज क्या क्या है थोड़ा उस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बोला था कि इनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी और आज ठीक हो चुके हैं, ठीक है। तो चौरसिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया, आज आ गए चौरसिया साहब, एंड सेम मिस्टर एक्स भी आ गए। काफी ध्यान रखा इनका हमने थोड़ा सा, ठीक है, बीमार हो गए थे, मैंने जैसे बताया कि राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है, लू कहते हैं, तो वो लग गई थोड़ी सी यार, इनको लग गई, तो कोई बात नहीं, हमने बोला कोई बात नहीं, ध्यान रखिए इनको। फिर केरी का पानी पिलाया, थोड़ा सा ध्यान रखा, थोड़ी सेफ्टी में रखा, और फिर अब एकदम देख सकते हो आप, थोड़े से पतले हो गए थे, पर इनको अच्छी तरह खाना वाना खिला के एकदम बढ़िया ताज़ा तंदुरुस्त करवा के आपके सामने हाजिर कर दिया। चौरसिया साहब कैसे हो, क्या हालचाल, बढ़िया। तो सॉरी साहब का सबसे पहला सवाल, क्योंकि बहुत सारी क्लासें मिस हो गई थी पर हमने इनको फिर भी पढ़ाते रहे, तो इनका सवाल है भैया, साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ में आ गया पर इसके एडवांटेजेस थोड़े बता दीजिए। हमने बोला क्यों नहीं, जरूर। तो ये रहे इनके एडवांटेजेस। It improves the efficiency of business through simplification and specialization। तो भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था हमने। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन क्या करा था, स्टैंडर्ड मतलब हर एक चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, और आपका प्रोसेस सिंप्लीफाई होना चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, एक यूएसए पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 2000 से ज्यादा वैरायटी ऑफ पेपर्स को मैन्युफैक्चर करती थी, उन्होंने अपने क्या कर दिया, अपनी वैरायटीज को लिमिट कर दिया। उन्होंने बोला भैया 2000 बना रहे हैं पर काम नहीं चल रहा, जितना मजा आना उतना आ नहीं रहा, तो 2000 में से 0 काटा और उन्होंने कितने में कन्वर्ट कर दिया अपने आप को, 200 में, और उसका क्या देखने को मिला, पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। इसी तरह से हमने कॉफी शॉप को लेकर बात की थी, 50 तरह की वैरायटी कॉफी की रख रखी है, पर जो मेन है वो हैम्पर हो रहा है किसी एक रेयर कॉफी डिमांड की वजह से, तो हटा दीजिए उसको, पॉजिटिव रिजल्ट देखें। मतलब आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए बेटा, सिंप्लीफाई होना चाहिए। दूसरा, helps in reducing the cost of production by eliminating all type of wastages। तो भैया टेलर भैया बोले क्या रहते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज करो वर्कर्स की। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेस का, बोला था ना, याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्या होनी चाहिए, वर्कर्स की एफिशिएंसी होनी चाहिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बोला भैया क्या करें, मेथड स्टडी आपके पास, टाइम स्टडी आपके पास, फटीग स्टडी आपके पास, मोशन स्टडी आपके पास, तो उनको यूज करें। तो उन जब को यूज करते तो एक स्टडी बन के निकलता है, उस स्टडी का नाम क्या बता दीजिए जरा, क्या नाम है, उससे मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन होता है और रिड्यूसिंग कॉस्ट होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं जब इन चारों स्टडी को जोड़ देते हैं। तो मोशन स्टडी में हमने पढ़ा था भैया कि ये जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कीजिए, प्रोडक्टिव मोशंस को आप बढ़ावा दीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए जी, अगला क्या बोल रहा है, इसलिए फटीग स्टडी को लेकर क्या बोला था इसने, भैया हर आदमी, एक ही आदमी दिन भर लगातार काम करता रहेगा तो उसको थकान होनी लाजमी है, होगा ही होगा। आप जैसे कि आप चौरसिया साहब को दे सकते हो भैया, दिन भर धूप में घूमते सारा काम करते, हो गए बीमार, हुए नहीं हुए, इनको रेस्ट करने का मौका मिला नहीं। सेम मिस्टर एक्स को भी रेस्ट करने का मौका मिला नहीं, तो क्या हो गए, बीमार हो गए। तो हमने क्या करा, फटीग स्टडी करा। हमने बोला वो इतनी आप आराम करो पहले, फिर आना, फिर जुड़ना, फिर बातें करना। तो सेम सिनेरियो में इन सब चीजों को जब ध्यान रखोगे तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी, रिसोर्स वेस्टेज भी रिड्यूस होगा।
ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर बिगर शेयर इन द मार्केट। ऑब्वियसली बात है ना भैया, ये वाला पॉइंट इसको जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। कैसे जस्टिफाई कर रहा है कि भैया जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, वेस्टेज नहीं होगा तो और कॉस्ट रिड्यूस होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा तो आप मार्केट में कम दाम में वो चीजें बेच पाओगे, कम दाम में अगर चीजें बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है बिगर मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओगे, कंपटीशन टफ दे पाओगे। जैसे मान लीजिए आप जैसा प्रोडक्ट और भी कोई कंपनी बनाती है और वो बेच रही है 10 रुपए में और आप भी 10 में बेच रहे थे, आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज किया, कॉस्ट रिड्यूस किया, वेस्टेज को रिड्यूस किया, अब मान लीजिए आप इसको 8 में बेच रहे हो और ये 10 में बेच पा रहा है, आप 8 में, तो प्रोडक्ट किसका बिकेगा? आपका बिकेगा। मार्केट शेयर कौन ज्यादा कैप्चर करेगा? आप करोगे। नेक्स्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉर्पोरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। तो ये बताया था ना, मेंटल रिवॉल्यूशन की बारे में बात की गई थी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को लेकर बात की गई थी, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म को लेकर बात की गई थी। तो उसी बात को बोल रहा है कि कोऑपरेशन बढ़ेगा किसके बीच में? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। जो बोला था कि भैया मेंटल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है, और मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब कि दोनों ये छोड़ दे कि भाई हम हैं तो हम है, बाकी सब पानी कम है, ऐसा नहीं हो सकता। वर्कर ये सोचे भैया हम काम कर रहे हैं इसलिए कंपनी चल रही हो, मैनेजमेंट सोचे कि भैया हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम कोई काम के नहीं हो, तो दोनों ही सिनेरियो के अंदर क्या होगा? नुकसान होगा। दोनों एक साथ मिलके जुड़ के काम करेंगे तो ऑब्वियसली किसको फायदा पहुंचेगा? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचेगा। enables the worker to earn more with the introduction of differential piece wage system। भैया पढ़ा नहीं पढ़ा प्रीवियस क्लास के अंदर? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोल रहा था? इन एफिशिएंट और एफिशिएंट को थोड़ा सा चेक करने की दरकार है। एफिशिएंट वालों को थोड़ा ज्यादा पैसा दो, इन एफिशिएंट वाला भी उसकी दौड़ में भागेगा ही भागेगा। इज इट क्लियर? सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये फायदा देखने को मिला भैया, जो हमने इसके फंक्शंस पढ़े, जो हमने इसके कंसेप्ट पढ़े, जो हमने इसके प्रिंसिपल्स पढ़े, उन सभी से जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा? सभी को इकट्ठा कर लो, वही बात लिखी नहीं लिखी? वही बात लिखी है। आगे बात समझ में? चलिए जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक, तो अब टॉपिक पढ़ेंगे जो है भैया कंपैरिजन। दो महारथी, कौन से दो महारथी? फेयोल भैया और टेलर भैया के बीच में क्या होगा? मुकाबला होगा। कंपैरिजन करेंगे, द कंपैरिजन बिटवीन द टेलर एंड फेयोल। टेलर भैया साइंटिफिकली बंदे हैं और फेयोल भैया हमारे कौन से है? जनरल मैनेजमेंट के बंदे हैं। वो मैनेजमेंट लेवल पे बात करते हैं, तो टेलर भैया जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर बात करते हैं। थोड़ा कंपैरिजन डिटेल में कर लिया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन डिटेल में जाने को लेकर। पहला कंपैरिजन कंसर्न को लेके बात हो रही है, तो टेलर भैया हमारे ये रे, फेयोल भैया हमारे वहां पर है। टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल कंसर्न विथ वर्कर्स एफिशिएंसी, टेलर भैया ने बोला यही था कि इनका जो उद्देश्य है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और साथ ही साथ क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज और वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का। फेयोल भैया जो थे वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को लेकर बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं टॉप लेवल के रवैये को लेकर बात कर रहे थे, काम किस तरह से होना चाहिए उस लेवल को बात कर रहे थे कि भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट को किस तरह से इन्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए। जैसे अपन ने देखा था इनकी पॉलिसीज, अगर अपन के प्रिंसिपल्स की बात करें, डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर बात किया इन्होंने, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को लेकर बात किया इन्होंने, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल को लेकर, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर बात किया, रेम्यूनरेशन, इक्विटी, एस्पिरिट, रिकॉर्ड, डिसिप्लिन, इन सब को लेकर बात किया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एफिशिएंसी को लेकर बात करते हैं और ये जो है वर्कर्स की एफिशिएंसी को लेकर बात करते हैं। सेकंड, किस पे ज्यादा ध्यान दिया गया? तो आपको पता है टेलर भैया तो लोवेस्ट लेवल, मतलब ऑपरेशनल लेवल पर ज्यादा ध्यान देते हैं वर्कर्स की तरफ, क्योंकि उनका कहना यही है भाई मैनेजमेंट पॉलिसी कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, पर एक्चुअली में उस चीज को एग्जीक्यूट प्रॉपर वे में जो रिजल्ट चाहिए वो कौन लाके देगा आपको? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट लाके देगा। वहीं फेयोल भैया बोलते हैं भैया हम हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन विच मींस टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर बात करते हैं। सीईओ, सीएओ, ठीक है, वाइस चेयरमैन, चेयरपर्सन, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको लेकर बात करी जाती है। किस पे इन्होंने एम्फसाइज किया, किस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया?
इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को दिया। देखा तो पढ़ा था अपन ने, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन को इन्होंने काफी ऊपर तवज्जो दी है। इन्होंने बोला ही था भैया, क्योंकि रूल ऑफ थंब जो है वो पॉसिबल नहीं है इनके हिसाब से। और वो बात भी सही है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका इंस्टिंक्ट, आपका सिक्स सेंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे बाल सफेद ऐसे ही थोड़ी हुए, वो सब चीजें घर बैठा के रखो। यहाँ पे जो भी काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी वो साइंटिफिकली तरीके से ही की जाएगी। जबकि यहाँ पे फेयोल ने बोला था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अपन ने पढ़ा भी था, अगर आपको याद है फेयोल्स के कंट्रीब्यूशन, तो पहले 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो फाइंड आउट किए थे वो किन्होंने किया था? फेयोल भैया ने किया था। आगे बात समझ में? चलिए जी, फोकस किस पे भैया? अगर हम टेलर की बात करें, टेलर भैया की, तो टेलर भैया का फोकस था वेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करना। मींस मोशन स्टडी याद है कि भैया जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है मशीन पे, ठीक है, वो अब उसके टूल्स चाहिए, वो नीचे पड़े हैं। अब वो जब भी उसको टूल चाहिए होगा तो मूवमेंट नीचे करेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा। इतने टाइम में दिन में मान लीजिए 50 बार उठक बैठक हो रही है उसकी। तो जितनी बार, पहली 2 बार में तो 4 बार में उसकी एफिशिएंसी सही रहेगी, चलो अभी सुबह सुबह आया काम करने। पर जैसे दोपहर होगी, थकान होगी, वो जब नीचे जाएगा तो उसको उठने में टाइम लगेगा। अब उस टूल को यूटिलाइज करने में टाइम लगेगा। तो बेस्ट क्या हो सकता था? वो टूल उसके पास में कोई टेबल लगा दो, उसके ऊपर रख दो, आराम से यूं उठाएगा। अब दिन भर एफिशिएंसी वो ही रहेगी। क्लियर है? आगे समझ में? सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स, इट फोर्सेस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं इनका जो फोकस है, ठीक है, तो इसको फोर्स की जगह फोकस वर्ड यूज कर सकते, कोई लोड नहीं है। तो फोकस जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी भैया? जब आप अननेसेसरी मूवमेंट जो है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस कर दोगे, उनको एलिमिनेट कर दोगे, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा, फायदा कंपनी को ही पहुंचेगा। जबकि फेयोल भैया बोलता है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को लेकर इन्होंने ज्यादा फोकस किया था। साथ ही साथ ओवरऑल इंप्रूविंग ओवरऑल टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेकर बात की। मैनेजमेंट अगर प्रॉपर रन करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा? प्रॉपर रन करेगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, अगला क्या कहना चाहते हैं हमसे? मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? टेलर भाई का तो पता ही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ अगर हम फेयोल की बात करें तो 14 प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट तो हमने पढ़ा था। इन्होंने 4 सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फाइंड आउट किए थे, साथ ही साथ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी फाइंड आउट इन्होंने ही किया था। ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। पर्सनालिटी की बात करें तो भैया साइंटिस्ट के रूप में जाने गए और बाद में फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना गया, फेमस हो गए। तो बेसिकली टेलर जो है एक पर्सनालिटी थी साइंटिस्ट की, क्योंकि साइंटिफिकली सोचने की बात करते थे, हर चीज को एक्सपीरियंस करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर उसके बाद जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको अप्लाई करते थे। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट पर्सनालिटी के थे और बाद में इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना गया था। वहीं अगर हम फेयोल की बात करें तो फेयोल भैया को रिसर्चर के नाम से जाना गया और बाद में इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जाना गया है। तो पर्सनालिटी के बेसिस पे डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ आपके लिए कि ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि फेयोल ने क्या किया, रिसर्चर थे, प्रैक्टिशनर थे, आपने पढ़ा था इनकी हिस्ट्री, ठीक है। जब ये रिटायर हुए तो भाई जब ये एमडी बने थे, जिस कंपनी के एमडी बने थे उस कंपनी उस समय कंपनी की हालत खस्ता हो चुकी थी, बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी थी। पर इन्होंने अपना जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस किया, उसको यूटिलाइज किया और फिर उस कंपनी को ऐसी पोजीशन पर लेकर आ गए जब ये रिटायर हुए कि कंपनी बहुत अच्छी कंडीशंस पर थी। तो वहां जाके इन्होंने अपने प्रैक्टिशनर रिसर्च को यूज करते हुए 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट को यूटिलाइज किया, डेवलप किया, जिस वजह से इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड, अब ये यूनिटी ऑफ कमांड किसका प्रिंसिपल है? फेयोल का। इनका कहने का मतलब क्या है कि एक बंदे को एक ही जने से ऑर्डर मिलना चाहिए,
मतलब 1 बॉस फॉर 1, सिंपल सा बात है। एक ही बॉस होना चाहिए, 3 बॉस हो गए तो झगड़े होंगे, माथाफोड़ी होगी, जो नीचे वर्कर को समझ में नहीं आएगा किसका काम है दैया, किसका करूं पहले, किसका बाद में करूं, उसका करूंगा तो वो चिल्लाएगा, नहीं करूंगा तो वो चिल्लाएगा, ऊपर दोनों खुद लड़ रहे हैं, इधर बेचारे वर्कर की जान को आफत हो रही है। तो फेयोल ने बोला भाई यूनिटी ऑफ कमांड तो होना ही चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, पर टेलर भैया इसको फॉलो नहीं करते। टेलर भैया कहाँ तोड़े इस बात को, टेलर भैया ने तोड़ा इस बात को डिवीजन ऑफ वर्क का। जब अपन ने क्या किया था, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या नाम से पढ़ा था बेटा अपन ने, याद है? कल ही पढ़ा अपन ने पिछले जब प्रीवियस क्लास के अंदर। डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन एक था, क्या था, फंक्शनल फॉरमैनशिप, जहां क्या बोले 8 बॉस होने चाहिए। आगे बात समझ में? सो दैट्स व्हाई फॉलो नहीं होता है प्रिंसिपल, क्योंकि टेलर ने बोला कम से कम कितने बॉस होने चाहिए, 8 बॉस। और ये कहां देखने को मिला था अपने को, फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर, जहां तो 4 प्लानिंग के अंदर थे और 4 अपने किसके अंदर थे बेटा, प्रोडक्शन के अंदर थे। स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, ठीक है, गैंग बॉस अपन ने पढ़ा था। तो ये जो चीजें हैं ये 8 बॉस की बात करता है, मतलब एक से ज्यादा बॉस की, और ये बोलता है भैया एक ही बॉस होना चाहिए, ऑर्डर एक ही जने से मिलना चाहिए, 10 जनों से नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए जी, अगला क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन। टेलर टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ पे जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। बड़ा सिंपल है, कोई लोड नहीं है इसमें। तो एप्लीकेबिलिटी स्पेशलाइज सिचुएशन पे ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग हो रही है वहीं पे एप्लीकेबल होगा। पर फेयोल जो है भैया किसी भी संस्था में हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल, ठीक है, तो हर जगह एप्लीकेबल होगा। अपने घर में भी एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये एप्लीकेबिलिटी जो फेयोल भैया की है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जबकि टेलर भैया की सिर्फ स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? आगे बढ़ जाए, चलिए जी। तो इसके साथ हमने क्या कर लिया, इसके साथ हमने कंपैरिजन कर लिया भैया टेलर और फेयोल भैया हमसे क्या कहना चाहते थे, है ना। टेलर भैया की मंशा क्या थी, टेलर भैया की बात क्या कहने का तरीका था, ये सब बारे में डिस्कस हो चुका है हमारा। अब बात हमें करनी है थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी टॉपिक है इसके बाद, और इस चैप्टर का हम कर देंगे समापन, ठीक है। जब हवन होता है तो बड़ी स्टार्टिंग बड़ी उत्साह होती है, और जब खत्म होता है तो भी उत्साह होती है। तो अब लास्ट आहुति डालनी है अपने को, स्वाहा वाला सीन है। तो अगला टॉपिक क्या है भैया हमारा, जब हमने डिफरेंसेस कर लिए तो कुछ तो सिमिलैरिटीज भी होगी, कुछ तो एक दूसरे के अंदर सेम होगा ही। सो प्रिंसिपल मैनेजमेंट में सिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फेयोल प्रिंसिपल। तो डिफरेंसेस तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर दोनों जब एक ही फील्ड को लेकर बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट को लेके, तो कुछ तो समानता होगी, कुछ तो मिली जुली बातें होगी। तो कौन सी मिली जुली बातें हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए, क्या कहना चाहता है हमसे, What are similarities between Taylor and Fayol principle? तो यहाँ पे पीछे आगे बीच में तो हम इसको बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए लिख देते हैं। What are the similarities between the Taylor and Fayol? As usual हमारे चौरसिया भैया back to the action, थोड़े से बीमार थे पता ही आपको, अब थोड़ा ध्यान रखा करो यार, थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। And Mr. X as usual smart and handsome। तो दैट्स वाई चौरसिया साहब एक और सवाल के साथ, क्योंकि अब यहाँ आए हैं बहुत दिनों बाद पढ़ने के लिए, तो इतने सारे सवाल इकट्ठे करके लाए, चलो हमने बोला आण दो भैया, आण दो, सारे ही सल्टा देंगे। चौरसिया साहब को भी टेंशन नहीं हो कि भैया मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, कुछ चूक तो गया नहीं, कुछ नहीं चूके चौरसिया साहब, हो जाएगा सब क्लियर। चलिए जी, तो सिमिलैरिटीज क्या है बेटा, टेलर एंड फेयोल प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैव रेलेवेंस इन द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे पेट्रोल और गाड़ी, पेट्रोल और बाइक, पैन और रिफिल, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, सब्स्टिट्यूट की बात नहीं कर रहा, सब्स्टिट्यूट तो चाय और कॉफी हो गया,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का साथ देते हैं भैया, वो नहीं होगा तो उसका काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सिंपल सा है, क्योंकि टेलर भैया जो है वो लोअर लेवल को लेके बात कर रहे हैं और हमारे फेयोल भैया है अपर लेवल को लेके बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलान तो होना ही पड़ेगा, समझ गए? चलिए जी। The main aim of Taylor as well as Fayol principle is maximizing the efficiency। भाई शायद बात ही है, चाहे फेयोल की बात कर लो चाहे टेलर की बात कर लो, दोनों का जो मेन कहीं ना कहीं वो देखा जाएगा आपको एम, वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के बारे में बात कर। अब जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इक्विटी रखोगे, स्टेबिलिटी लेकर आओगे, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी नहीं होगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी नहीं होगी। वही टेलर भैया की बात ही ये बोलता है भैया एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज करो, वेस्टेज रिड्यूस करो, पहला पॉइंट। दूसरा, बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। ये तो बोला एस्पिरिट डी कॉप्स को, अगर आपको याद है तो वहां क्या बोलता, आई को किससे रिप्लेस कर दो, वी से रिप्लेस कर दो। और यहाँ पे टेलर भैया ने क्या बोला था, मेंटल रिवॉल्यूशन जरूरी है। और दोनों ही क्या बात बोल रहे थे, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर एक साथ मिलके काम करें, अलग अलग नहीं करें। ये नहीं सोचे कि भैया मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ तू क्या कर लेगा, एम्प्लॉयर सोचे कि भैया तुम नहीं तो कोई और सही, एम्प्लॉय सोचे तुम्हारा नहीं तो किसी और के यहाँ काम कर लेंगे। काम तो कर लोगे, ना एम्प्लॉय को नौकरी की कमी है ना एम्प्लॉयर को नौकरों की कमी है या एम्प्लॉयज की कमी है, पर जो रिसोर्स आपके पास है वो बेस्ट हो सकते हैं। दूसरे आएंगे उनको ट्रेंड करोगे, वेस्ट होगा कितना, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और जब ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो जाएगी तो एम्प्लॉय टर्नओवर बार बार इंक्रीज होता जाएगा, वेस्टेज ऑफ मनी, आपके ऑब्जेक्टिव दूर कहीं जब दिन ढल जाए वाला सीन चलेगा, ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे। चलिए जी, बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये बात एकदम पन्ने पड़ी है भैया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट गया घूमने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका पर्सनल जो फायदा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो डिसीजन जिससे किसका फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो, वो डिसीजन जिससे सबका फायदा हो वो ले लो। चाहे टेलर भैया और फेयोल भैया, दोनों ने इस चीज को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताना, मैंने आपको फेयोल के प्रिंसिपल का नाम बता दिया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब आपका ये काम है कि टेलर भैया ने ये बात कौन सी जगह कही है, ये आप मुझे बताओगे। बोथ सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, जो हमने पढ़ा ही था। डिवीजन ऑफ वर्क तो प्रिंसिपल है ही फेयोल का, और ये अपन ने टेलर भैया ने कहा था फंक्शनल फॉर्मैनशिप में, जो कि एक्सटेंशन माना गया डिवीजन ऑफ वर्क का। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। The principles of both are used as a basis for research in the field of management studies। तो अभी आप 12th में हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, उसमें ये पढ़ रहे हो। जैसे आप आगे जाओगे MBA करोगे, वहां पे भी पढ़ने को मिलेगा, और धीरे धीरे आपको हर प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबिलिटी होते हुए दिखता नजर आएगा कि भाई हाँ, और कभी आप किसी कंपनी में मैनेजर बनोगे पढ़ लिख के, तो फिर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई भी करोगे। तो ऐसा नहीं है कि 12th में पढ़ लिया तो आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा भैया, 12th में पढ़ लिया आगे भी पढ़ना पड़ेगा, बीकॉम करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, MBA करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, और जब रियल लाइफ में आप अपनी जॉब लग जाएगी बहुत शानदार वाली, वहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई बोथ द प्रिंसिपल क्या है बेटा, बेसिस है किसके लिए, रिसर्च के लिए। किसके फील्ड में? मैनेजमेंट स्टडीज के फील्ड में। तो जैसा रहा हमारे चौरसिया साहब का आपके साथ मिलने का प्रोग्राम, मिस्टर एक्स आपके साथ आ चुके हैं एज यूजुअल। मैं राहुल शर्मा और खली सर आपके सामने खड़े हैं। तो कैसा रहा ये चैप्टर का समापन, इस बार में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नया शुभारंभ करेंगे, और शुभारंभ करेंगे कौन चैप्टर का, बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां उसकी मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के इंपैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।